हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, राइट। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, एक नई सीरीज शुरू होने वाली है वीडियोस की, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, गॉस थ्योरम, राइट। और किसी एक्सटेंडेड चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो उसको हम आसानी से सिंपल मेथड से कैसे कर सकते हैं, ये सब डिस्कशन इस सीरीज में होने वाला है। आज का डिस्कशन मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे तक लिमिटेड रखने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक वर्ड से तो आप फेमिलियर हैं। अब ये फ्लक्स वर्ड जो आया है डिक्शनरी के हिसाब से, फ्लक्स का मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस मूवमेंट को फ्लक्स कहते हैं। जैसे आप एयर फ्लक्स की बात कर सकते हैं। रूम के अंदर बैठे हैं, विंडो के पास बैठे हैं, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा रूम से अंदर आ रही है, तो आप कह सकते हैं एयर फ्लक्स। या सनलाइट आपके विंडो के थ्रू, वेंटिलेटर के थ्रू, डोर के थ्रू आपके रूम के अंदर आ रही है, तो आप कह सकते हैं लाइट फ्लक्स, कंटिन्यूअस मूवमेंट। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप देखो अगर ये कोई चार्ज Q है, इसका R डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r² और यूनिट वेक्टर n कैप, जो कि डायरेक्शन बताता है। ये तो है बात इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट की। अब मान लो मुझसे कहा जाए कि ये चार्ज Q है और इसके सामने एक डिस्क है, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्क के थ्रू पास हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सराउंडिंग में चारों तरफ है। अब सामने डिस्क आ गई तो इस डिस्क के थ्रू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा। अब मान लीजिए मुझे फाइंड करना है कि इस डिस्क से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। किसी चार्ज की सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, रियल क्वांटिटी है, एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्योंकि आप देख नहीं सकते, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप फील्ड लाइंस इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अपने आप में एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, कभी डिस्कस करेंगे कि कैसे मिसलीडिंग है, लेकिन चलिए, फील्ड लाइंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखाई नहीं देता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो अगर मुझे ये देखना है कि इस डिस्क से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और फील्ड लाइन जो है वो इमेजिनरी है, तो मैं इनको काउंट तो कर नहीं सकता कि मैं काउंट करके बताऊं कि 10, 15, 20, 100 कितनी लाइंस पास हो रही हैं, ये मैं नहीं कह सकता। तो मुझे कोई टर्म चाहिए जिससे मैं बताऊं कि टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू पास हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो इसके बारे में सीखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फाइंड करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसे करना है, नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे करना है, पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है, ये सारा डिस्कशन आज होने वाला है। तो मैं यहाँ पे यहीं से अगर हम शुरुआत करें तो हमने देखना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस लाइन, इस लाइन को अगर आप देखें, इस फील्ड लाइन को, तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ऐसे ये वाली फील्ड लाइन का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो कंपोनेंट डिस्क के परपेंडिकुलर है वो तो डिस्क के थ्रू पास हो ही रहा है, लेकिन ये जो पैरेलल वाला है, ये कंपोनेंट इस डिस्क के थ्रू पास नहीं हो रहा है। यानी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्क से पास होने वाला है, उसके लिए ज़रूरी है कि डिस्क और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी आप फाइंड कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी फ्लक्स फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स हमेशा किसी सरफेस के लिए आप फाइंड करेंगे। हम शुरू से क्या बात कर रहे हैं कि फ्लक्स किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, दैट इज व्हाट यू कॉल फ्लक्स। तो फ्लक्स हमेशा किसी एरिया के लिए बात होगी, तो वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ऑलरेडी परपेंडिकुलर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है, जैसे यहाँ नहीं है, तो आप कंपोनेंट ले लीजिए।
तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने का तरीका सीखने की कोशिश करते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म में भी आएंगे। तो मैं एक सिचुएशन यहां पे लेता हूं, ठीक है, कि मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कोई एरिया है, से दिस इज एन एरिया, से ABCD, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दिस एरिया, ये इसके थ्रू पास हो रहा है। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इसको E से डिनोट करूं तो इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, E, क्योंकि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन हर जगह एक जैसी हो, उसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस एरिया में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, E, और ये अगर टोटल एरिया अगर मैं S मान लूँ या A मान लूँ, राइट, तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रहा है वो हो जाएगा E इंटू A, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दैट इज योर फ्लक्स। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E था, तो मैंने एरिया से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास फ्लक्स आ गया। कितना आया, E इंटू A। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए आपके पास फिर से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E है, और इस बार एरिया जो है वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे का मतलब ये रखा हुआ एरिया, अभी आपने ऐसे रखा था परपेंडिकुलर, अब आपने ऐसे रखा है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तो ये सारी लाइंस इसके ऊपर से निकल जाएंगी। तो इस एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा है, तो कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 0। अब एक तीसरी सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए फिर से आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही एरिया किसी एंगल पे रखा हुआ है, ये इस बार किसी एंगल पे रखा हुआ है। तो आप देखिए कि अगर इस एरिया को मैं, और इस एरिया का जो इंक्लिनेशन है, अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, ये वाले से इससे कंपेयर करूं और ये एंगल थीटा ले लूं, तो इसका ये वाला कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, ये वाला प्रोजेक्शन ये आएगा A cos थीटा, और जो दूसरा वाला प्रोजेक्शन है ये वाला, राइट, दो प्रोजेक्शन मैंने ले लिए, एक प्रोजेक्शन ये ले लिया एरिया का और एक ये ले लिया ये वाला, एक ऐसे और एक ऐसे। अब ये वाला अगर आप देखें तो ये और ये सिचुएशन एक जैसी है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है या ये वाला जो प्रोजेक्शन है एरिया का, वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू पास नहीं हो रहा है, इसके ऊपर से निकल जाएगा। जबकि ये वाला जो प्रोजेक्शन या कंपोनेंट है, इसके ही थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने वाली हैं। तो यहां पे अगर फ्लक्स निकालूं तो अब कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E और एरिया हो जाएगा A cos थीटा। तो फाई इक्वल्स टू EA cos थीटा। अब यहां पर एक बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है, कि देखिए एरिया वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, लेकिन इस एरिया का जो अलाइनमेंट है वो फ्लक्स को इफेक्ट कर रहा है। इस अलाइनमेंट में फ्लक्स आ रहा था आपका E इंटू A। इस फॉर्मूले में भी अगर आप देखें, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दूं तो जो फ्लक्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और कितना आएगा, E इंटू A, और थीटा की वैल्यू 0 का मतलब ये वाली सिचुएशन, ठीक है। तो जब हम फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं तो एरिया का अलाइनमेंट फ्लक्स को इफेक्ट कर रहा है,
और जहां भी किसी भी सिचुएशन में अगर एरिया का अलाइनमेंट किसी चीज को इफेक्ट कर रहा है तो फिर हम एरिया को, जो कि बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, हम उसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। यहां पर हमें एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीटमेंट देना पड़ेगा क्योंकि इसका अलाइनमेंट फ्लक्स को इफेक्ट कर रहा है। ऐसे रखा है तो मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा है, ऐसे रखा है तो फ्लक्स जा ही नहीं रहा है, किसी एंगल पे रखा है तो थोड़ा कम जाएगा, एंगल चेंज करूं तो फ्लक्स चेंज हो जा रहा है। यानी एरिया के अलाइनमेंट से फ्लक्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो एरिया बेसिकली स्केलर है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में एरिया को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं एंड वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। कॉन्ट्राडिक्टरी है, एरिया विच इज स्केलर, उसके साथ आप वेक्टर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट आपको करना पड़ेगा। सो वी इंट्रोड्यूस अ टर्म हेयर दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? तो मैंने यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए कि वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द साइज एंड अलाइनमेंट ऑफ अ गिवन एरिया। तो मान लीजिए ये कोई गिवन एरिया है। अच्छा, फ्लक्स की जब भी हम बात करेंगे किसी सरफेस के लिए करेंगे, और सरफेस जैसे ये सरफेस है उसके दो फेस होंगे, एक फेस इधर और एक फेस इधर। अगर ये सरफेस है तो इसके दो फेस हैं, एक फेस इधर और एक फेस इधर, दो फेस है। ऐसे इसके भी दो होंगे, एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस। अब एरिया वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और वही डायरेक्शन हमारे लिए इस डिस्कशन में इंपॉर्टेंट है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। प्लेन के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। अब जैसे ये एरिया है तो इसके ये वाले फेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड इधर को आएगा। अगर इस फेस को मैं S1 मान लूं, या इस एरिया को मैं टोटल S1 मान लूं ऊपर वाला, और नीचे वाले को S2 मान लूं, हालांकि एरिया बराबर ही होगा पर ऊपर नीचे के हिसाब से मैं डिफरेंस रख रहा हूं। तो ऊपर वाला S1, नीचे वाला S2। अब नीचे वाले के हिसाब से एरिया वेक्टर बनाऊं तो इधर को आएगा, और इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं n कैप से डिनोट करूं तो ये वाला एरिया वेक्टर S1, क्योंकि डायरेक्शन का डिफरेंस है इसलिए S1 S2 की बात हो रही है, तो इसको मैं लिखूंगा S1 इक्वल्स टू दिस n कैप। और ये वाला जो दूसरा एरिया वेक्टर है S2, इसको मैं लिखूंगा S2 और n कैप और नेगेटिव, क्योंकि ये अपोजिट है। आप चाहें तो इसको माइनस लिखें, इसको प्लस लिखें, वो आपकी चॉइस है। तो ये एरिया वेक्टर है, दिस इज द साइज ऑफ द एरिया एंड दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ द एरिया। इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। अब मैं फ्लक्स की जो अभी हमने बात करी उसको दोबारा अब मैं एरिया वेक्टर के हिसाब से अगर बात करूं तो देखो, आपने एक इंक्लाइंड सरफेस ली थी ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था आपका, और इस इंक्लाइन, अगर मान लीजिए ये सरफेस ऐसी होती, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे सीधा ऐसे होती, तो इसका एरिया वेक्टर ये आ रहा होता। तो अब इसका एरिया वेक्टर आएगा इधर को, और इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आया था? फाई इक्वल्स टू EA कॉस थीटा, ये आया था। तो अब इस फॉर्मूले में जो थीटा है ये क्या है? ये क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, ये ध्यान रखना। सो दिस एरिया वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप फ्लक्स फाइंड करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम आने वाला है। अच्छा, अगर फ्लैट सरफेस है, जैसे ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर तो आप कहीं भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, ये ऐसे ही आना है, कहीं भी ले लीजिए। लेकिन मान लीजिए कोई कर्व सरफेस है ऐसे, जैसे कोई स्फेयर है, मान लीजिए स्फेयर का एक पार्ट ले लूँ, तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे अगर बनाएंगे तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड इधर को आएगा। यहाँ पे बनाऊँ अगर तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड इधर को आएगा, यहाँ पे बनाऊँ तो इधर को आएगा। अब अगर ये एरिया, अगर मैं छोटा सा एरिया ds ले लूँ और इस यूनिट वेक्टर को मैं n कैप ले लूँ फिर से, तो ये वाला एरिया वेक्टर मैं कैसे लिखूँगा? ds इक्वल्स टू इतना लिखूँगा ये, और ये हर जगह अलग अलग आएगा। तो कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बदलता जाएगा।
जबकि फ्लैट सरफेस जैसी ये है तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स रहेगा। तो हमारे पास फ्लक्स का ये फॉर्मूला आया ई ए कॉस थीटा, और हमने एरिया वेक्टर भी थोड़ा सा समझ लिया है कि एरिया वेक्टर क्या होता है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देखते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब ये आपके फ्लक्स का फॉर्मूला आया ई ए कॉस थीटा, जिसमें आप जानते हैं थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यूनिट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो स्टेटमेंट हमने बोला था कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, तो यानी आप क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ई ए कॉस थीटा फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और फ्लक्स निकालना है, तो क्या करें। तो मान लीजिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कोई एरिया है, ऐसे कोई एरिया है, ये इसके थ्रू ये लाइंस पास हो रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस, एंड से दिस इज द एरिया। अब मुझे फ्लक्स निकालना है, तो अब क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन और वैल्यू हर जगह अलग अलग है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ, से ds, इस एलिमेंट के लिए फ्लक्स निकालूँ, फॉर्मूला वही लगाऊंगा, हालांकि वो फॉर्मूला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, लेकिन इस छोटे से एलिमेंट के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकता हूँ। ओवरऑल एरिया में देखूं तब तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, बट फॉर दिस स्मॉल एरिया को तो मैं यूनिफॉर्म मान सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पे तो मैं ये फॉर्मूला लगा ही सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये आपका एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर ये आ रहा है मान लीजिए, और ये एंगल है थीटा। तो इस एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास होगा, अगर मैं उसको डी फाई से डिनोट करूं, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा। सो लेट अस डिनोटेड बाय डी फाई, तो ये हो जाएगा कितना, ई डी एस कॉस थीटा। ये देखिए ई और एरिया की जगह डी एस और कॉस थीटा, जिसको आप ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसको भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप ई डॉट ए, एक ही बात है। तो आपने इसके लिए फाइंड कर लिया। अब आप ऐसे ही छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लेंगे, राइट। तो मान लीजिए ये एरिया फिर से ds है, ये एंगल θ1 था, मान लीजिए ये θ2 है, तो फिर से इसके लिए आप फ्लक्स निकालेंगे, और टोटल फ्लक्स निकालना होगा आपको। अगर टोटल फ्लक्स फाई, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ई डॉट डी एस, ये आपको पूरी सरफेस का फ्लक्स बता देगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये फॉर्मूला लगेगा, ये अप्रोच होगी। हालांकि ये अप्रोच आप वहीं लगा पाएंगे जहां पे जो एरिया है वो एक डिफाइंड शेप का एरिया है, जैसे डिस्क है, स्फेयर है, सिलेंडर है। इरेगुलर शेप के केस में ये फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बिल्कुल इरेगुलर है, हर जगह थीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी, आप इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे। तो ये जो मेथड हम सीख रहे हैं, ये इसकी एक तरह से लिमिटेशन है, हर जगह अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप इसको। देखो फ्लक्स मैंने अभी आपको बताया कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस, इस काम भी आता है, और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के काम भी आता है। अब जैसे यहीं पे आप देखिए तो ये फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा है, यहाँ से अगर मैं ई की वैल्यू देखूँ तो ये आएगा फाई अपॉन ए कॉस थीटा, जिसको आप कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, हालांकि डेंसिटी वर्ड छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं आप, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी के लिए आता है टोटल फ्लक्स पर यूनिट एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस पर यूनिट एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। और ये फ्लक्स डेंसिटी आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे दे देगा। यही यूज हम इसका करने वाले हैं।
लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर डिफाइंड शेप है सरफेस का तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर इरेगुलर इस तरह का है तो फिर फॉर्मूला जरूर आपने लिख लिया, लेकिन इसको अप्लाई करना थोड़ा टेढ़ी खीर हो जाएगा। आखिरी बात एक और बता देता हूं कि फ्लक्स आपका पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। मान लीजिए ये सरफेस है, से दिस इज द सरफेस, ठीक है, या ऐसे ले लेते कि से दिस इज द सरफेस। अब इसका ये वाला एरिया वेक्टर इस फेस के हिसाब से एरिया वेक्टर इधर को आएगा और इस फेस के हिसाब से एरिया वेक्टर इधर को आएगा, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगर आप देखें इस एरिया वेक्टर के हिसाब से एंगल बन रहा है थीटा और इस एरिया वेक्टर के हिसाब से एंगल बन रहा है 180 माइनस थीटा। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना है 180 माइनस थीटा। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना है थीटा, ठीक है। तो फ्लक्स के फॉर्मूले में आप ध्यान रखना, अगर इनवर्ड फ्लक्स होगा, इनवर्ड का मतलब जो फ्लक्स एंटर कर रहा है वो हमेशा माइनस में आएगा, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। और जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा यानी जो बाहर निकल रहा होगा आउटवर्ड, वो प्लस में आएगा, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि एक एंगल आपका आएगा थीटा और एक आएगा 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा। तो इनवर्ड फ्लक्स को हम नेगेटिव लेते हैं और आउटवर्ड को हम प्लस में लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स की बात भी कई सारे न्यूमेरिकल्स में होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इससे आगे की कहानी मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, ये बिगिनिंग है। आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन आगे के वीडियोस देखना ना भूलें, क्योंकि उनको जब आप देखेंगे तभी आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे। ये तो मैंने जैसे बताया, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।